माइनस बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और किसान खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही शाम होती, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग मौत का मकान कहते थे। कहा जाता था कि उस घर में कोई चुड़ैल रहती है, जो रात में किसी को भी अंदर खींच लेती है। पिछले 20 सालों में 5 लोग वहां से गायब हो चुके थे, और कोई सबूत मिला न कोई लाश। बस लोग गए और कभी लौटे नहीं। राहुल की एंट्री। राहुल 17 साल का एक शहर में पढ़ने वाला लड़का था। वो तेज दिमाग का था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा जिद्दी भी। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने दादा दादी के पास गांव आया। पहली ही रात उसने गौर किया कि शाम के 7 बजते ही पूरा गांव जैसे बंद हो गया। उसने हैरानी से पूछा, दादी, सब लोग इतनी जल्दी घर क्यों बंद कर लेते हैं? दादी के चेहरे पर खौफ साफ था। उन्होंने कहा, तारांकन बेटा, रात को बाहर मत निकलना, खासकर गांव के बाहर तो बिल्कुल नहीं। जब राहुल ने कारण पूछा तो दादी फुसफुसाई, तारांकन, वो खंडहर, वहां कोई बुरी चीज रहती है। राहुल हंस पड़ा और बोला, तारांकन दादी, ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आज साइंस का जमाना है। दादाजी ने सख्त लहजे में उसे टोका, मजाक मत कर, कई लोग वहां जाकर गायब हुए हैं। लेकिन राहुल के मन में अब जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। चुनौती। अगले दिन राहुल अपने दोस्तों सोनू, विक्की और अमन से मिला। सबने उसे खंडहर की भयानक कहानियां सुनाई। सोनू ने बताया कि उसके चाचा 10 साल पहले वहां गए और कभी नहीं लौटे। वहीं अमन ने दावा किया कि रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। राहुल ने उन्हें ललकारते हुए कहा, तारांकन, तुम लोग डरपोक हो। मैं आज रात वहां जाऊंगा। अगर मैं सुबह सही सलामत वापस आ गया तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि भूत नहीं होते। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात 12 बजे, सन्नाटे का सफर। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में था और आसमान बादलों से घिरा था। कुत्तों के रोने की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। राहुल अपनी टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वो खंडहर के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। अचानक पीपल के पेड़ से कौवों की आवाज आई, जिससे राहुल का दिल जोर से धड़का, पर उसने खुद को तसल्ली दी, ये बस डर का वहम है। खंडहर के भीतर खंडहर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा चूहों की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल, जाले और दीवारों पर पुराने खून जैसे दाग थे। राहुल ने टॉर्च जलाई तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। तभी छत से टप 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 की आवाज आई, जैसे पानी गिर रहा हो। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जहां उसके हर कदम की आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, राहुल। वो चौंक कर मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। वो दंग रह गया कि गांव में तो किसी को पता भी नहीं था कि वो यहां आया है। फिर उसका नाम किसने लिया? खौफनाक झलक। ऊपर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी में उसे एक कमरा दिखा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से पायल की छन 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 की आवाज आ रही थी। राहुल के हाथ अब कांपने लगे थे। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक पुराना आईना था। आईने में उसे अपने ठीक पीछे एक सफेद साया दिखाई दिया, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और खून जैसी लाल आंखें। राहुल बिजली की गति से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। वो साया अब और भी पास आ गया था। वो बिल्कुल राहुल के पीछे खड़ा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। राहुल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। आईने में एक साया दिख रहा था, जो धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब आ रहा था। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि राहुल को अपनी गर्दन पर बर्फ जैसी हवा महसूस हो रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये मेरा भ्रम है, उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, वो साया गायब हो चुका था। पूरा कमरा खाली था और सन्नाटा इतना गहरा था कि कान फटने लगे। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई पायल की आवाज आई, छन छन। उसी पल आईना अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ टूट गया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और राहुल डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अजीब निशान। राहुल ने घबराते हुए अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी जमीन पर पड़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। धूल में पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वे किसी इंसान के नहीं थे। वे निशान बहुत लंबे और टेढ़े थे, जैसे किसी जानवर या किसी परलौकिक चीज के हों। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे निशान सीधे राहुल की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी अभी उसके पास आकर खड़ी हुई हो। राहुल का गला सूख गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से निकलना होगा, और वो पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। रास्ता बंद। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसके होश उड़ गए।
जिस मुख्य दरवाजे से वो अंदर आया था वहां अब सिर्फ ईंटों की एक दीवार थी। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर दीवार टस से मस नहीं हुई। तभी पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी ही वो एक औरत की हंसी थी, जो धीमी थी लेकिन दिल दहला देने वाली थी। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सीढ़ियों पर एक आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी, जमीन तक लटके लंबे बाल और उल्टे पैर। जब राहुल की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो बाल हटे। राहुल ने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे वहां कोई गहरा गड्ढा हो। चुड़ैल की आवाज। वो औरत हवा में तैरते हुए नीचे आई। उसने राहुल के करीब आकर अपनी भारी आवाज में पूछा, क्यों आए हो? राहुल कांपते हुए गिड़गिड़ाया, मैं गलती हो गई, मुझे जाने दो। अचानक वो उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी सड़ी हुई बदबू राहुल की सांसों में भर गई। उसने राहुल की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया और कहा, जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। रहस्यमयी बच्ची। जब राहुल की सांसें रुकने वाली थीं, तभी ऊपर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, दीदी उसे छोड़ दो। सीढ़ियों पर 8-9 साल की एक बच्ची खड़ी थी। उसकी फ्रॉक फटी हुई थी और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। चुड़ैल ने गुस्से में चीख कर कहा, तू फिर आ गई? लेकिन बच्ची के कहने पर चुड़ैल ने राहुल को जोर से फेंक दिया और दीवार से टकराकर राहुल नीचे गिर गया। जब उसने दोबारा देखा तो दोनों गायब हो चुकी थीं। सच्चाई की शुरुआत। जहां बच्ची खड़ी थी वहां राहुल को एक पुरानी तस्वीर मिली। फोटो में एक खुशहाल परिवार था, वही औरत और वही छोटी बच्ची। पीछे यही घर खंडहर दिख रहा था। फोटो के पीछे लिखा था, सीमा 2003, हम सबको मार दिया गया। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से चीखें आने लगीं, बचाओ, हमें छोड़ दो। राहुल को समझ आ गया कि यहां कई आत्माएं फंसी हुई हैं। क्लाइमैक्स। तभी राहुल के कान के पास फिर से एक ठंडी सांस महसूस हुई। तुम सच जानना चाहते हो? पीछे वही छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखों से अब खून के आंसू बह रहे थे। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। जैसे ही राहुल ने उसका हाथ छुआ, टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और राहुल को महसूस हुआ कि वो जमीन के अंदर धंसता जा रहा है, जैसे कोई उसे नरक की गहराइयों में खींच रहा हो। रहस्यमयी बच्ची जमीन में धंसने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी ठंडे और चिपचिपे दलदल में समा रहा है। कुछ पलों के लिए उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और फिर खंडहर का रहस्य, भाग 3, खूनी इतिहास। जब राहुल की आंखें खुलीं तो वो उसी हॉल में था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। दीवारें टूटी हुई नहीं थीं, आईना चमक रहा था और घर से सड़ी हुई बदबू के बजाय चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। ये 2003 है? राहुल ने हक्के बक्के होकर खुद से पूछा। सामने वही छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब मिट्टी नहीं थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने राहुल का हाथ पकड़कर एक कमरे की ओर इशारा किया। अतीत का काला मंजर। राहुल ने देखा कि कमरे के अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत सीमा अपने पति के साथ खुशी खुशी बात कर रही थी। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। 3 नकाबपोश आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुसे। राहुल चिल्लाया, भागो, यहां से भागो, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वो एक मूक दर्शक बनकर रह गया था। उन आदमियों ने बेरहमी से सीमा के पति पर हमला कर दिया। सीमा अपनी बच्ची को बचाने के लिए तहखाने बेसमेंट की तरफ भागी, लेकिन उन दरिंदों ने उसे सीढ़ियों पर ही पकड़ लिया। उन्होंने सीमा को मारकर वहीं ईंटों के पीछे चुनवा दिया और बच्ची को जिंदा उस अंधेरे कुएं में फेंक दिया जो घर के पीछे था। रूह कंपा देने वाला बदलाव। जैसे ही ये दृश्य खत्म हुआ, खूबसूरत घर दोबारा खंडहर में बदल गया। चमेली की खुशबू वापस सड़ांध में बदल गई। सामने खड़ी बच्ची का चेहरा फिर से डरावना हो गया और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसने फटी हुई आवाज में कहा, हमारी लाशें आज भी यहीं दफन हैं। जब तक हम आजाद नहीं होते, कोई यहां से नहीं जाएगा। असली शैतान का उदय। अचानक कमरे का तापमान एकदम गिर गया। हवा में एक बहुत ही भारी और बुरी ताकत का एहसास हुआ। वो सफेद साड़ी वाली चुड़ैल सीमा दोबारा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। उसने राहुल की तरफ देखते हुए चीखा, तुमने देख लिया ना, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमारी तरह। उसने अपने लंबे नाखून राहुल के सीने में गड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी राहुल को अपनी जेब में उस पुरानी फोटो का एहसास हुआ। उसने फोटो को जोर से निकाला और चिल्लाया, सीमा, ये देखो, ये तुम हो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है। मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुक्ति का रास्ता। फोटो देखते ही चुड़ैल एक पल के लिए रुकी। उसकी काली आंखों में अचानक एक दर्द उभरा।
बच्ची ने भागकर चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी, इसे जाने दो, इसने हमें पहचान लिया है। अचानक वो ईंटों वाली दीवार जो रास्ता बंद किए हुए थी अपने आप ढहने लगी। बाहर से सुबह की पहली किरण अंदर आने लगी। बच्ची ने राहुल की ओर देखा और कहा, बाहर जाओ और दुनिया को बताओ कि हम यहाँ हैं। हमारी अस्थियों को मुक्ति दिलाओ, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आखिरी भाग का मोड़, द ट्विस्ट। राहुल अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो खंडहर की सीमा से बाहर निकला और सड़क पर पहुंचकर पीछे मुड़ा, उसे वो घर कहीं नहीं दिखा। वहां सिर्फ एक पुराना, खाली मैदान था। उसने राहत की सांस ली और अपनी जेब में हाथ डाला। वो फोटो अभी भी उसके पास थी, लेकिन जैसे ही उसने फोटो को पलट कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर बदल चुकी थी। अब उस तस्वीर में उस आदमी, औरत और बच्ची के साथ राहुल भी खड़ा था, और उसके पीछे वही काली आंखों वाली परछाई अपना हाथ राहुल के कंधे पर रखे हुए थी। तस्वीर के नीचे अब नई स्याही से लिखा था, तुमने हाथ पकड़ा था, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। राहुल का शरीर पसीने से तरबतर था। उस फोटो में खुद को देखकर उसकी चीख निकल गई। वो बदहवास होकर अपनी कार की तरफ भागा और पागलों की तरह उसे स्टार्ट किया। उसे बस उस जगह से दूर जाना था। खंडहर का रहस्य, अंतिम निष्कर्ष, द फाइनल कंक्लूजन। राहुल अपने घर पहुंच गया। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने हाथ धोने गया, उसने देखा कि उसकी गर्दन पर नीले रंग के उंगलियों के निशान थे, वही ठंडे हाथ जिन्होंने उसे खंडहर में पकड़ा था। उसने जेब से वो फोटो निकाली और उसे फाड़कर जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, आग की लौ नीली हो गई और फोटो जलने के बजाय उसके हाथ में और ठंडी होने लगी। आधी रात का बुलावा। रात के ठीक 12 बजे राहुल के बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। चर्रर, हवा में वही सड़ी हुई बदबू फैल गई। राहुल कंबल के अंदर दुबक गया, उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। तभी उसे अपने बिस्तर के कोने पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। एक नन्ही आवाज आई, तुमने वादा किया था, तुमने हमें ढूंढ लिया, अब हमें आज़ाद करो। राहुल समझ गया कि वह भाग नहीं सकता। वो बच्ची और वो औरत, सीमा, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। खुदाई का सच। अगले दिन राहुल डरते डरते पुलिस और मजदूरों को लेकर उसी खाली मैदान में पहुंचा जहां वो खंडहर गायब हुआ था। फोटो के पीछे दिए गए सुराग के आधार पर उसने ठीक उसी जगह खुदाई करवाई जहां उसने बेसमेंट देखा था। करीब 10 फीट नीचे खुदाई करने के बाद मजदूरों के फावड़े किसी सख्त चीज से टकराए। वहां 3 कंकाल मिले, एक आदमी का, एक औरत का और एक छोटी बच्ची का। उनके साथ वही पुरानी पायल और कुल्हाड़ी भी मिली जिससे उनका कत्ल हुआ था। जैसे ही उन अवशेषों को बाहर निकाला गया, आसमान में अचानक काली घटाएं छा गईं और एक तेज ठंडी हवा का झोंका राहुल के पास से गुजरा। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में धीरे से कह रहा हो, शुक्रिया। अंतिम विदाई। राहुल ने अपनी देखरेख में उन तीनों का अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही चिता की आग शांत हुई, राहुल को अपने दिल पर रखा हुआ एक भारी बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वो पुरानी फोटो अब भी वहां थी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसमें से राहुल की तस्वीर गायब हो चुकी थी। अब फोटो में सिर्फ वो परिवार मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे वो फोटो भी राख बनकर हवा में उड़ गई। उपसंहार, दी एपिलॉग। सब कुछ ठीक हो गया था। राहुल वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो रात को सो रहा था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन। उसने घबराकर आंखें खोलीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फर्श पर देखा तो धूल में एक छोटा सा गीला पैर का निशान बना था। उसके तकिए के पास एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लाल स्याही से लिखा था, आज़ाद तो हम हो गए, पर अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे क्योंकि तुमने हमारा हाथ पकड़ा था। राहुल आईने की तरफ मुड़ा। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि वही काली आंखों वाली बच्ची उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, या शायद राहुल के लिए एक नई दहशत की शुरुआत। उम्मीद है आपको ये डरावना अंत पसंद आया होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी नई डरावनी